हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल फिजिक्सिफाई यानी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ा कि स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा। तो आज हम फोर्थ यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और हम नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक पिछले वाले लेक्चर में होना चाहिए था लेकिन ये छूट गया था, तो हम इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था लेकिन आज हम थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं एडिशन का, और हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो चलिए आज सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत टाइप के वेक्टर्स हैं, यहाँ पर 10 मैंने लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल वेक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर तब बोलते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनकी डायरेक्शन सेम है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। तो हम बोलेंगे इन दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर, क्योंकि उनकी सेम डायरेक्शन है और उनकी सेम मैग्नीट्यूड है। उसके बाद हम आते हैं नल वेक्टर। इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर को नल वेक्टर क्या होता है, इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मैं इसमें इसी का माइनस को अगर ऐड करूं तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं किसी वेक्टर ए को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो एक जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है। क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है तो हम इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जीरो वेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसकी तो मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब जैसे इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा XY प्लेन है जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मान लेते हैं एक पॉइंट, एक पार्टिकल जो है, ऑब्जेक्ट P से स्टार्ट होता है, वो P डैश पे जाता है, फिर वो Q पे मान ले जाता है और आखिरी में P पे ही आ जाता है वापस, ऐसे गया। ये ओरिजिन है O। तो आपने देखा पार्ट ऑब्जेक्ट P से चला, फिर P डैश पे गया, फिर Q, और एंड में वो P पे ही आ गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट घूम के उसकी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाए, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बताइए। उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, बिल्कुल सही कहा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट यानी ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए हमें जीरो वेक्टर की तो जरूरत पड़ेगी ना भाई। जब सेम कोई ऑब्जेक्ट सेम अपने चल के उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, तो उसको दिखाने के लिए हमको जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो जो जीरो वेक्टर की सिग्निफिकेंस क्या है, जीरो वेक्टर सिग्निफाइज जीरो डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारा है यूनिट वेक्टर क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये XY प्लेन है, ठीक है, ये Y प्लेन है, ये X प्लेन है, और यहाँ पर एक पॉइंट P है और ये ओरिजिन है। तो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ओरिजिन से अवे होती है, यानी इसकी डायरेक्शन हमेशा O से P होगी, अवे फ्रॉम द, आप ओरिजिन बोलो या इनिशियल पोजीशन बोलो, हमेशा उसके ओरिजिन से यानी इनिशियल पोजीशन से अवे होती है डायरेक्शन। यानी ऑब्जेक्ट O से P गया तो ये हुआ, फिर मान लो P से Q गया तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। फिर Q से मान लो वापस R पे आ गया तो डायरेक्शन कैसी होगी, ये।
और मान लो R से वापस O पे आ गया तो डायरेक्शन कैसी होगी ये। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ओरिजिन से अवे होती है और उसके बाद जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में होती है। जैसे O से P गया, P से Q गया, Q से R गया, R से O गया। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं ये इधर आने की बजाय अगर ये इधर चला जाता, यानी मान लेते PQR S इधर चला जाता तो डायरेक्शन क्या हो जाती, इधर हो जाती। तो जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो मोशन की डायरेक्शन के डायरेक्शन में होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1। जी हाँ, बिल्कुल सही समझो, 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर मान लेते एक वेक्टर A है तो उसके यूनिट वेक्टर को हम इससे दिखाते हैं। A के ऊपर है ना कैप लगा देते हैं और वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। हम इस यूनिट में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। फिलहाल के लिए बस आप इतना ही समझ लीजिए कि एक तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 होती है और यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उसके बाद हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। हमने पिछले उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है आपका, ये वाई है, ये एक्स है, ये ओरिजिन है और एक पॉइंट पी है। तो ये ओपी क्या होगा आपका, ओपी जो है वो पी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, हम इसको आर से दिखाते हैं। ठीक है, मान लो कोई दूसरा पॉइंट है, ये पार्टिकल यहाँ से फिर क्यू पे गया तो अगर मैं क्यू को ओरिजिन से जोड़ूंगा तो उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर डैश हो गया। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इज ए वेक्टर विच डिनोट्स या सिग्निफाइज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द प्लेन। मतलब P जो है, OP जो है वो P का पोजीशन बताता है, OQ जो है वो Q पॉइंट का पोजीशन बताता है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए पहले पार्ट ऑब्जेक्ट कहाँ था, P पे था और फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पर गया, Q पे। सॉरी मैं डायरेक्शन लिख देता, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और इसकी डायरेक्शन तो कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि मैंने बताया था ओरिजिन से अवे होती है तो ओरिजिन से दूर की तरफ होगी। तो पहले ऑब्जेक्ट P पे था, फिर Q पे गया तो उसकी इनिशियल पोजीशन कितनी हुई P, फाइनल पोजीशन कितनी हुई Q। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, PQ के बराबर। और PQ तो किसके बराबर होगा, ये क्या होता है हमने बताया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पर फाइनल पोजीशन तो Q है। अब Q का पोजीशन वेक्टर कितना है, OQ, और इनिशियल पोजीशन कितनी थी P, उसका पोजीशन वेक्टर कितना है OP। तो OQ कितना है R डैश, OP कितना है R। तो ये हो गया आपका उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताता है। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको ये नहीं बता पाया था कि मैंने ये तो बताया कि R डैश माइनस आर होता है, लेकिन R डैश माइनस आर ही क्यों होता है, R माइनस आर डैश क्यों नहीं होता, वो मैंने नहीं बताया था। क्यों, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्यू थी इसलिए आर डैश माइनस आर है, आर माइनस आर डैश नहीं। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं। देखिए लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, और जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती उनको अनलाइक वेक्टर।
जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है a, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे, और दूसरा वेक्टर है b। तो आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम इनको बोलेंगे दीज आर लाइक वेक्टर्स, ये एक जैसे हैं। अब मान लेता हूँ एक वेक्टर है p और दूसरा वेक्टर है p डैश, या मैं ऐसे बोलूँ ये ऐसे p और ऐसे p डैश, कैसे भी बोलूँ। तो देखिए इन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है? नहीं। इन दोनों और इन दोनों की डायरेक्शन नहीं, बिल्कुल सही। तो यानी अगर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो उनको बोलेंगे हम इन दोनों को अनलाइक वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स बोलेंगे अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो, लेकिन अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम उनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जैसे एक a है वेक्टर है और दूसरा b वेक्टर है, भले ही इनकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, बिल्कुल सही। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये दोनों पैरेलल हैं तो इनको बोलेंगे हम पैरेलल वेक्टर्स। यानी टू वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स इफ द एंगल बिटवीन देम इज 0, दैट मीन्स इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उनको बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स, या उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में। जैसे हम यहाँ पर एक कंसीडर करते हैं एक्स वाई प्लेन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मान लेते हैं ये एक एक्स वाई प्लेन है, तो अगर इसमें एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है उसी में बी, तो हम उनको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे अगर वो सेम प्लेन के अंदर होंगे तो। उसके बाद हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। देखिए को इनिशियल नाम से ही पता चल रहा है, को मतलब सेम, इनिशियल यानी अगर दो वेक्टर्स की इनिशियल पोजीशन अगर सेम है, जैसे ये इनिशियल पोजीशन ओ से गया ए, ओ से ही गया बी, या ओ से ही गया सी, दो या दो से ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं तीनों का इनिशियल जो पॉइंट है वो सेम है, तो इसलिए इनको बोलेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स। यानी ऐसे वेक्टर जिनकी इनिशियल पोजीशन सेम हो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ए अगर एक वेक्टर है तो जैसे ये ए एक वेक्टर है, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो इसकी इक्वल ही होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन उसके बिल्कुल अपोजिट होगी, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना है तो बस -1 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो उसकी उतनी ही रहेगी लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई माइनस साइन की वजह से। तो ये था आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो हमने ये डिस्कस किए 10 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स कई बार इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं आपको समझनी चाहिए। याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं और 3 लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के। पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये इनके नाम में ही इनका मीनिंग छिपा है। जैसे ट्रायंगल में आपको पता है 3 साइड होती हैं, पैरेललोग्राम में आपको पता है जो साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं आमने सामने की, और पॉलीगन का मतलब जब आपकी कई सारी भुजाएं अगर उसके अंदर होती हैं, साइड्स होती हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीगन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर्स होते हैं। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है। मान लेते ये ओ है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इसको ओ ए बोलेंगे, इसको मान लेते हैं ए बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ओ बी। तो डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ओ से ए से बी, और आप देखिए ओ बी की डायरेक्शन इनसे उल्टी है। ए से बी डायरेक्शन ऐसे थी और ओ बी की डायरेक्शन उल्टी है। तो ओ बी क्या होगा, ओ बी होगा आपका ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी। तो ओ ए क्या है आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये केस 1 हुआ। अब केस 2 में इसी में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम ऐसा कर सकते हैं, जब बी की डायरेक्शन ऐसे ली थी तो ऐसे बी हो गया, फिर ए की डायरेक्शन ऐसे ली थी, ये ए हो गया, ये ओ, ये वेक्टर बी ले लेते हैं, फिर ये वेक्टर यहाँ ए ले लेते हैं और ये हो जाएगा इनका, ये बी है, ये ए है और ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो डायरेक्शन अब ऐसे है, ओ से बी, बी से ए, ओ से ए। तो यहाँ पर ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए जो है वो हो जाएगा आपको ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, यानी बी प्लस ए। ये है आपका वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या है, जो a प्लस बी होता है आपका वेक्टर एडिशन में, दैट इज इक्वल टू b प्लस ए। इसको बोलते हैं कुमुलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुमुलेटिव लॉ बोलते हैं इसको वेक्टर एडिशन का। तो ट्रायंगल के अंदर आपने देखा कि हम 2 वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो ट्रायंगल की तीसरी भुजा होती है एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए ओ से ए ऐसे था, फिर ए से बी ऐसे था, और जो उनका रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट है ए प्लस बी। इसी तरह यहाँ पर बी प्लस ए है और ये सेम होगा। यानी आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ट्रायंगल की 2 भुजाएं 2 वेक्टर को दिखा रही हैं तो तीसरी जो साइड है वो उनके रिजल्टेंट को दिखाएगी। दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ से एक बात हमको पता चली कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, यानी जो वेक्टर एडिशन का जो होता है दैट इज कुमुलेटिव। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम देखते हैं आपका सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, और दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं, दोनों का ओरिजिन जो है सेम है। तो अब हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर इस ओ ए के पैरेलल एक मैं वेक्टर बनाता हूँ, यहाँ पर जैसे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ओ बी के पैरेलल ये है, मान लेते इसको सी मान लूँगा। तो जो ओ बी है दैट इज पैरेलल टू ए सी, और ओ ए जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी, जो कि पैरेललोग्राम में होता भी है। तो अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ओ ए जो होगा वेक्टर बी सी के बराबर होगा, और जो ओ बी होगा
वो किसके बराबर होगा, वेक्टर AC के बराबर होगा। तो अब हम कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ इनका रिजल्टेंट, इसको मान लेता हूँ OC। अब डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, अगर OB ऐसे है तो AC भी ऐसा होगा। तो अगर ये वेक्टर A है तो ये भी A होगा, अगर ये OB B है तो ये भी B होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं दोनों की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब देखिए, अब ये ट्रायंगल बन गई आपकी OCB, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम OC वेक्टर किसके बराबर होगा, OC इज OB प्लस BC, OB प्लस BC। OB वेक्टर तो B के बराबर होता है, और BC वेक्टर किसके बराबर, A के बराबर है, और B प्लस A तो A प्लस B के बराबर होते हैं, तो A प्लस B हो गया। तो आपने देखा दो वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम से भी ऐड कर सकते हो। दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर से दिखाया जाएगा तो जो उसका डायगोनल होगा वो उनके एडिशन को दिखाएगा। ये जो डायगोनल है दैट इज A प्लस B। तो दिस इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है, हम मान लेते हैं हमारे पास तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है, फिर एक वेक्टर B है, फिर एक वेक्टर C है। ये O, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C। तो इसको पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और ये फोर्थ साइड है, तो डायरेक्शन ये है। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि अगर हम, जैसे मैं चार साइड वाले पॉलीगन की बात करें, अगर हम तीन साइड से, तीन एडजेसेंट साइड से तीन वेक्टर्स को दिखाएंगे तो उनका जो सम होगा ना वो फोर्थ साइड दिखाएगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी जहाँ यहाँ पर OC जो है वो किसके बराबर होगा, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। ये जो तीसरी साइड है, सॉरी चौथी साइड, इन तीनों के सम के बराबर होगी। दिस इज द पॉलीगन लॉ। अब यहाँ पर हम एक चीज प्रूव कर सकते हैं इस पॉलीगन लॉ से कि A प्लस B प्लस C एंड दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, जिसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। कि अगर हम तीन वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो A प्लस ब्रैकेट B प्लस C या A प्लस B ब्रैकेट प्लस C, ये दोनों बराबर ही होते हैं। हम इससे प्रूव करेंगे अभी इस एसोसिएटिव लॉ को। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये आपको ध्यान से करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए मैं पहले केस 1 लेता हूँ। इसमें मैं इसको दो ट्रायंगल्स में बांट लेता हूँ, AB BC और AC। तो पहले केस में दो ट्रायंगल होंगे OAC, ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल AB एंड C, AB एंड C। तो देखिए पहले ट्रायंगल ABC में देखिए, अगर ये B है ये C है तो AC कितना होगा। अभी ट्रायंगल लॉ लगाइए कि अगर दो साइड से दो वेक्टर को दिखाएंगे तो तीसरी साइड से क्या दिखाएंगे, उनका सम दिखाएंगे। तो अब AB प्लस BC, डायरेक्शन देखिए AC होगा न कि CA, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो AC किसके बराबर होगा आपका, वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ABC ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया AC। अब दूसरी ट्रायंगल होगी, ट्रायंगल है OAC। तो अगर OAC की बात करूं तो इसमें OC किसके बराबर है, वेक्टर OC इज वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC। अब OA तो किसके बराबर है, वेक्टर A के बराबर है, और AC अभी अभी निकाला हमने, वेक्टर B प्लस वेक्टर C के बराबर है।
तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस के लिए हम इसको दूसरी दो ट्रायंगल्स में बांटते हैं। अब ऊपर नीचे वाले में तो दो ट्रायंगल होगी आपकी, कौन सी, ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल होगी आपकी ओ बी सी, ओ बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी जो है उसका सम निकालते हैं। ओ ए बी में ओ बी किसके बराबर होगा, ओ बी, वही ट्रायंगल है ना, तो ओ ए प्लस ए बी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है ओ ए प्लस ए बी, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके बराबर होगा, ओ बी के बराबर होगा। अब हम लेते हैं दूसरे वाले नीचे वाले ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, तो उसमें ओ सी किसके बराबर होगा, ओ सी इज ओ बी प्लस बी सी। देख रहे हैं ना आप, ओ बी प्लस बी सी, डायरेक्शन के पे ध्यान रखिए। तो ओ बी तो अभी निकाला हमने, क्या है, ए प्लस बी, और बी सी कितना है, सी है। तो देखिए ये भी ओ सी था, ये भी ओ सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी हम इन बाद के दो के बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं और पहले दो के बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता होना चाहिए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या प्रूव द एसोसिएटिव रिलेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने पॉलीगन लॉ से ये एक्सप्लेन कर लिया। तो हमने क्या किया, पहले केस 1 लिया, उसमें हमने इधर की लेफ्ट और राइट की दो ट्रायंगल्स ली, पहले एक ट्रायंगल का सम निकाला, फिर दूसरी ट्रायंगल का सम निकाला, फिर हमने ऊपर और नीचे वाले दो ट्रायंगल ली, तो पहले एक ट्रायंगल का से सम निकाला डायगोनल का और फिर हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। तो इस तरह से हमने बहुत आसानी से प्रूव किया कि जो वेक्टर एडिशन है दैट इज एसोसिएटिव इन नेचर। तो हमने पहले पढ़ा था कि वो कुमुलेटिव भी होता है, अगर दो वेक्टर की बात करें यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और एसोसिएटिव भी होता है इसके अनुसार अगर हम 3 को ऐड करें तो ये थे हमारे 3 लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपसे ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर एडिशन एंड विच आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, एक्सप्लेन देम। तो आपको तीनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है और पॉलीगन लॉ क्या है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि प्रूव द वेक्टर एडिशन इज कुमुलेटिव, तो आप ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, तो आप पॉलीगन लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये वेक्टर एडिशन आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज होगा, तो वो आपको याद भी होना चाहिए। तो ये था हमारा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली एडिशन से ही रिलेटेड होता है। जैसे जो a माइनस बी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। देखिए ग्राफिकली हम कैसे दिखाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं b। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, डायरेक्शन ऐसे है o, ये a और ये आपका b। तो अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। अब हम क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है ना, a प्लस हमें नेगेटिव वेक्टर चाहिए, और नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो सेम हो। जैसे अगर b का नेगेटिव निकालना है तो क्या, एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड तो b के बराबर हो लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो। अब b की डायरेक्शन तो इधर है, तो माइनस b की डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड बिल्कुल इसके बराबर। तो ये हो गया आपका माइनस बी यहाँ से, ठीक है। अब हमको अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे,
हम इनको इधर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बी डैश पॉइंट मान लेते हैं। तो ये ओ ए हो गया हमारे पास, और अभी ये डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, ए बी भी हो गया। तो ओ बी डैश, इसकी डायरेक्शन ये होगी, क्या होगा, ओ बी डैश एंड दिस इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी डैश। अब ओ ए तो किसके बराबर है, वेक्टर ए है, और ए बी डैश किसके बराबर है, माइनस वेक्टर बी। तो क्या आ गया आपका, ए माइनस बी। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए टू वेक्टर्स इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ द अदर वेक्टर। यानी ए प्लस बी का नेगेटिव दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये था आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पढ़ने वाले हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो उनका मैग्नीट्यूड जो होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई वो किसके बराबर होगा, वो हम कैसे निकालें। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो फॉर्मूला क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के एडिशन के मैग्नीट्यूड का, अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। हेलो बच्चों, मेरे कुछ दोस्तों ने और कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझे फीडबैक दिया, सुझाव दिया कि मैं एक वीडियो में ज़्यादा लंबा लेक्चर ना बनाऊं, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक का ही लेक्चर बनाऊंगा, ताकि बच्चे बोर ना हो, बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं और बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।